हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपना 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। उसके अंदर हम लोगों ने 9th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उपसहसंयोजक यौगिक। उसके बारे में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली है। उपसहसंयोजक यौगिक में क्या क्या होते हैं, कौन से किस प्रकार का बॉन्ड होता है, लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, इस प्रकार से लिगेंड का क्लासिफिकेशन था जो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में लिगेंड्स, किलेट लिगेंड्स हो गए हमारे, है ना, वो जो हो गए उभयदंतुक लिगेंड हो गए। किलेट लिगेंड क्या होंगे, जो किलेट वलय का निर्माण करेंगे। उभयदंतिक लिगेंड क्या होंगे, उभयदंतिक लिगेंड वो होंगे जो एक ही लिगेंड होता है लेकिन दो प्रकार से जुड़ सकता है। देखो बार बार ये चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आज के चैप्टर में देख लो, चाहे आगे जितने भी वापस से चीजें रिपीट होके आएंगी, तो इसलिए आपको पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो उभयदंतुक लिगेंड्स क्या होगा, एक ही लिगेंड्स होगा लेकिन उसकी बाइंडिंग साइट क्या होगी, अलग अलग। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था साइनाइड का, तो साइनाइड में हम लोग क्या लिखा था, CN, है ना। तो कार्बन से अगर बॉन्डिंग होगी तो साइनो, और अगर मान लो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो तो आइसोसाइनो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला किया। उसके बाद जो हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। उसके अंदर कुछ रूल्स थे। तो रूल्स में सबसे पहला रूल्स क्या था हमारा, कि सबसे पहले हम केटाइन को लिखेंगे, उसके बाद एराइन को। ये आपको रूल अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले किसको लिखा जाता है, केटाइन को, उसके बाद लास्ट में किसको लिखा जाता है, एनायन को। तो हमारे दो स्फीयर होते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसको बोलते हैं इनर स्फीयर, इनर स्फीयर्स, ठीक है। ये अंदर की तरफ होता है। और ये जो आयन होते हैं या तो कई बार इधर होते हैं या कई बार इधर होते हैं। तो उन आयन्स में अगर मान लो इधर की साइड है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो केटाइन होगा, और इधर की साइड है तो वो क्या होगा, एनाइन। क्योंकि केटाइन हमेशा पहले लिखा जाता है, तो इसलिए केटाइन वाला हमेशा आगे की तरफ होगा, एनाइन वाला हमेशा पीछे की तरफ होगा। तो अगर मान लो यहाँ पोटेशियम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर मान लो यहाँ पे Cl है तो ऑब्वियस सी बात है Cl पे नेगेटिव है तो इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बता रही थी कि अंदर वाला जो स्फीयर वो इनर स्फीयर कहलाता है, और जो मान लो अंदर जो भी हो कोऑर्डिनेशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इनर स्फीयर, और इसके बाहर जो भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर, ठीक है। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर, ठीक है। अब हम लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आप लोग को 2-4 रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सारे लाइंस क्या होंगे जो उपसंयोजक यौगिक में एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, है ना। उसके बाद पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, अगर हमारा इधर की साइड है तो पहले उसका नाम लिखेंगे, है ना। और ये अगर 2, 3, 4 जो भी है तो हम उसकी काउंटिंग नहीं लिखते कि डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ऐसा कुछ नहीं लिखते। उसके बाद इनर स्फीयर, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ये करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, और लिगेंड कितनी संख्या में है वो लिखा जाता है। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारी सेंट्रल मेटल, जो केंद्रीय धातु है वो लिखते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रोमन जो वर्ड्स के अंदर क्या लिखते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, है ना। अब फिर कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज वगैरह होता है तो आयन वगैरह लगा देते हैं, नहीं होता तो नहीं लगाएंगे। मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, अगर मान लो हमारे उसके अंदर जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज उदासीन है तब तो मेटल का नाम जो है वो लिखा जाएगा, और यदि मान लो इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8। मेटल के नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, 8। तो जैसे प्लेटिनम है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, ठीक है। क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जांपल्स भी कर लिए थे, तो रूल्स भी हमारे एक बार से वापस से हो गए। उसके बाद देखो एक चीज मैंने आपको वो बता दी थी, रूल्स लगभग करा भी दिए थे और एग्जांपल्स भी मैंने नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया, लेकिन एक चीज आपकी और रह जाती है कि नोमेनक्लेचर के अंदर ही कि अगर हमारे जो स्फीयर है, मान लो ये इनर और आउटर स्फीयर, मान लो केटाइन, एक तो क्या आ रहा था हमारा कि हम लोग इधर केटाइन ले रहे थे और इधर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहे थे, यही बना रहे थे। दोबारा हम लोग क्या कर रहे थे, इधर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहे थे, इधर हम लोग आयन ले रहे थे। यानी कि जो हमारा जो उपसहसंयोजक यौगिक है वो एक ही है, या तो इधर है या इधर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कैटायन और एनायन दोनों ही जगह पर क्या आ जाए, हमारे उपसहसंयोजक यौगिक आ जाए। जैसे कि मान लो कैसे, एक एग्जांपल लेती हूं मैं, ये ले रहा मैंने प्लेटिनम
ठीक है। और ये एग्जाम्पल लिया, ये एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ठीक है, एक ही। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? अब इसमें तो दो प्रकार के हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोनों के लिए रूल वही सेम फॉलो करना है। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर मेटल का, फिर ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे ही इसमें भी लिगेंड का नाम पहले, फिर मेटल का, फिर ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे भाई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है। तो देखो, आपको ध्यान होगा जब मैं आपको ये करा रही थी K4FeCN6, ये हमारा फेमस वो हो गया एकदम से एग्जाम्पल, लगभग हमने सब में लिया है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ये जब इसको वाटर के अंदर डिसोशिएट कर रहे थे, तो वाटर के अंदर डिसोशिएट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यानी जो आयनिक स्फीयर में है, जो बाहर आउटर वाले, वही टूट जाते हैं। तो 4 पोटेशियम क्या हो गया था, अलग हो गया था। यानी पॉजिटिव चार्ज कितना था, 4 पॉजिटिव चार्ज था ना। देखो इसके पे ऐसे करके 4 है, के और इन सब पे पॉजिटिव है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का योग क्या होगा, हमेशा बराबर 0, ठीक है। तो इसलिए चार्जेस जो होंगे वो सारे बराबर होंगे, नेगेटिव पे भी और पॉजिटिव पे भी बराबर होंगे। अपोजिट साइन के है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव होगा, उस पे वही नेगेटिव होगा। तो इसका तो क्या होगा, पॉजिटिव +4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव -4, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ करना है कि जो भी हमारा इस पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, वो इसकी तो किस में वैल्यू आएगी। और हमेशा देखो, कैटायन हमेशा, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, कैटायन पहले लिखा जाता है। इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, धनायन का, और ये वाला कॉम्प्लेक्स किसका है, ऋण आयन का। इतना तो हमें वैसे भी समझ आ गया देख के भी कि इस धनायन पहले लिखा जाता है, इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स धनायन का है, और ऋण आयन बाद में लिखा जाता है, इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स ऋण आयन का है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखो हम लोग को क्या करना है, उसके बाद ये देखना है कि इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, ठीक है। मान लो आपने ऑक्सीकरण संख्या इसके निकाली, तो कैसे, पिरिडिन पे तो 0 चार्ज होता है, तो इसका तो 0 निकल जाएगा, है ना। और इसका बताना जरा, क्लोरीन क्या होता है, -1, तो 4 क्लोरीन है, तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा, तो बराबर नहीं हुआ ना। तो हम इसको बराबर बराबर करते हैं। तो इसको 4 को बराबर बराबर कैसे करोगे, इसको तो -2 में कर दोगे, और इसको किस में कर दोगे, +2 में। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो +2 हो जाएगी, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या किसकी हो जाएगी, -2। इतना समझ आया। आपको जो भी यहाँ पे निकलता है उनको बराबर करना है, और हिसाब से करना है कि यहाँ पर तो देखो ये उदासीन है, कोई कैंसिल नहीं होगा, तो उदासीन है, इसलिए यहाँ पर +2 चार्ज रहेगा, और ये -2 चार्ज कैसे हो जाएगा। अब देखो -2 है, और यहाँ क्लोरीन का -2, तो इस कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज रहेगा, और इस पे -2 चार्ज रहेगा। तब इन दोनों की जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब देखो, अगर हमने -2 +2 चार्ज यहाँ पर रखा है, तब यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बराबर हो जाएगी। अब मुझे ये बताना कि यहाँ पर आप नाम कैसे लिखोगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, पीरिडीन। इस पीवाई को मैंने बताया था कि आपको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको पीरिडीन, शॉर्ट में पीवाई लिख देते हैं, कि आपको पूरा C5H5N नहीं देंगे, सीधा आपको पीरिडीन ही दे देंगे। तो कितने पीरिडीन है, 4, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा पीरिडीन, ठीक है। उसके बाद मेटल का नाम आएगा। अब मुझे बताना, इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, प्लस, तो इसकी धातु के नाम में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका तो क्या आएगा, ओनली प्लेटिनम ही नाम आएगा, प्लेटिनम। फिर ऑक्सीकरण संख्या, तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बराबर चार्जेस कर दिए, इस पर +2, इस पर -2, तब यहाँ पे इसका योग क्या हो गया, 0। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 रख के निकाल लो, ये प्लेटिनम जिसका 0 होता है, इसका प्लेटिनम, इसका क्या होता है, 0। तो इस प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली, जो है वही, और इसमें रखोगे तो प्लेटिनम को X मान लिया, ठीक है, और क्लोरीन का -4 बराबर क्या लिखा, -2, तो X बराबर -2 + 4, तो X बराबर क्या हो गया, +2 निकली ना ऑक्सीकरण अवस्था +2, ठीक है। फिर क्या किया आप लोगों ने, इसका नाम हो गया हमारा टोटल कंप्लीट। फिर हम इसका लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे तो टेट्रा क्लोरो। फिर अभी इसका नाम में कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम लोग इसके नाम में क्या लिख देंगे, प्लेटिनेट। इसका हम लोग प्लेटिनम ना लिखे क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट।
नेट, तो इसके नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लेटिनेट। फिर सेकंड, तो इस प्रकार से इन कॉम्प्लेक्स का क्या लिखा जाता है, नाम। ठीक है, तो आपके ये भी था एक, तो नोमेनक्लेचर अब कंप्लीट हो गया है। इसमें एक एग्जाम्पल और भी है, तो आप वो खुद करके देखना, नहीं समझ आएगा तो फिर मैं करूंगी। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में जो नामकरण है वो तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको समावयवता। ठीक है, समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता जो होती है वो क्या होती है, समावयवता को डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, पहले से भी पढ़ी हम लोगों ने। नॉर्मली समावयवता क्या होती है, नॉर्मल हम समावयवता क्या लिखते हैं कि जब क्या होता है, अणुसूत्र जो उसका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, समान, लेकिन उसकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो समान होगा, लेकिन संरचना, ज्यामिति वो क्या होगी, उसकी अलग अलग होगी। तो यौगिक क्या होते हैं, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सपोज आप लोगों ने 11th क्लास में वो पढ़े हैं कि एल्केन के अंदर तो एक हम लोग ऐसे लगाते थे, 4 कार्बन की श्रृंखला बनाई है ना, इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये मैं जस्ट आपको समावयवता का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर हम लोग इसी को और कैसे लिख सकते हैं कि हमने ऐसे लिखा 3, 4, 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक और इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसके ऊपर ऐसे इसकी वैलेंसी पूरी कर लेना, CH3, CH2, CH2, CH3 लगा के, यानी इस प्रकार से। तो ये हम लोगों ने क्या बोलते, समावयवी। अब यहाँ पर कौन सी समावयवी है, यहाँ पे श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा, तो श्रृंखला समावयवी हो जाता था। तो ये आप लोगों ने नॉर्मली पढ़े हैं 11th क्लास में। अब हमारे इसके अंदर क्या, उपसहसंयोजक यौगिक, यानी ऐसे जो हमारे उपसहसंयोजक यौगिक हैं, ये किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो समावयवता किसकी वजह से प्रदर्शित होती है, 2 कारणों से प्रदर्शित होती है। 2 कारणों से कैसे प्रदर्शित हुई, एक तो क्या होगा, बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा, बॉन्डिंग या जिसको हम लोग बोल सकते हैं बंधन में, बॉन्ड बनाने में क्या होगा, अलग अलग हो जाए। ठीक है, संरचना सूत्र समान है उनका, ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे वो समान लिखेंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने में वो क्या हो जाए, उधर उधर हो जाए, तो वो कौन सी, तो भी वो क्या दिखाएंगे, समावयवता। और दूसरी प्रकार से क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है कि यौगिक अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट प्रदर्शित करता है। अगर यौगिक अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट दिखा रहा है तो भी क्या होगी, समावयवता हमारी प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समावयवता के बारे में पढ़ेंगे कि समावयवता उपसंयोजक कितने प्रकार के दिखाते हैं। तो ये 2 प्रकार की समावयवता दिखाते हैं। ठीक है, कि ये जो उपसंयोजक वाले यौगिक हैं, ये 2 प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। एक दिखाते हैं ये संरचनात्मक समावयवता, और एक दिखाते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, नाम से भी पता चल रहा है क्या है, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या है कि ये संरचना में क्या होंगे, भिन्न भिन्न, कि ये वाले समावयवी क्या होंगे, संरचना में क्या होंगे, भिन्न भिन्न। अणुसूत्र समान होगा, लेकिन इनकी संरचना क्या होगी, अलग अलग। तो ये इस प्रकार के क्या दिखाएंगे, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना सूत्र जो है वो उनकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक कौन सी समावयवता दिखाते हैं, संरचनात्मक समावयवता दिखाते हैं। अब संरचना कैसे कैसे भिन्न भिन्न हो सकती है, किस प्रकार से भिन्न भिन्न हो सकती है, उसके भी बहुत सारे टाइप है। तो उसके अंदर जैसे हमारी एक तो आएगी आयनन समावयवता, ठीक है, दूसरी हमारी आएगी हाइब्रिड समावयवता, ठीक है, तीसरी हमारी बंधक समावयवता, फिर चौथी आ जाएगी उपसंयोजक समावयवता, पांचवी आ जाएगी लिगेंड समावयवता, और एक आपकी आती है इसके अंदर उपसंयोजक स्थिति समावयवता।
ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर आएंगे। अब हम डिटेल से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारी कौन सी आती है, आयनन समावयवता। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि आयनन समावयवता क्या होती है। देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, आयनन यानी आयन, यानी कि जैसे ही हम लोग इन यौगिकों का ये जो समावयवता दिखाते हैं, उन यौगिकों के जो आयन बनते हैं वो क्या होंगे, अलग अलग। यानी जलीय विलयन में जैसे उन उपसंयोजक यौगिकों को डाल लेंगे तो उपसंयोजक यौगिक अलग अलग क्या देंगे, आयन देंगे। जैसे मान लो हमारा एक ही यौगिक है, यौगिक एक ही है, मान लो ए यौगिक है। ठीक है, सपोज मान लो कुछ यौगिक नहीं लिया, ए लिया है, ये ए यौगिक है। ये ए यौगिक को आपने एक बार जल में डाला तो अलग प्रकार का आयन दिया, फर्स्ट टाइप। एक बार आपने इसे यौगिक को जल के अंदर डाला तो इसने सेकंड टाइप का क्या दिया, आयन दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की समावयवता जिसमें क्या होगा कि जलीय विलयन में उनके आयन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आयन्स अलग अलग होने के कारण उनके कलर भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उस प्रकार की समावयवता हमारी क्या कहलाती है, आयनन समावयवता। अब हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या आता है। कि आयनन समावयवता में क्या होगा कि जो हमारे दो प्रकार के स्फीयर हमने पढ़े थे, कि एक तो हमारा ये जो स्फीयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर स्फीयर, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समन्वय या उपसंयोजक मंडल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर की साइड जो होता है वो आयनन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जो लिगेंड्स क्या होंगे, इस इधर और इधर क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जिससे क्या होंगे, हमारे अलग अलग आयन क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे उस विलयन के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आएगा कि एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है CONH3 BrSO4। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, यौगिक है। इस यौगिक को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। एक आप कैसे लिख सकते हो इसको, एक आपने लिखा CONH3 ठीक है Br, या आपने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और सल्फेट चूंकि क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे और सल्फेट को क्या लिखेंगे, बाद में। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स ये बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सल्फेट को अंदर ले जाएं और ब्रोमीन को क्या ले आए, बाहर। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे, CONH3 सल्फेट को अंदर ले गए और Br को क्या ले आए हम लोग, बाहर। अब मुझे ये बताना, अच्छा यहाँ पर सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो इस पर तो कैसा चार्ज होगा, +2, और इस पर -2। और यहाँ पर क्योंकि ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, तो मैंने इसका बताया जस्ट इसका क्या होता है, सेम ही होता है, बस अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, तो +1 और ये -1। अब देखना, ये हमारा सेकेंड प्रकार का बन गया। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब देखो, इसको जैसे ही आप जल के अंदर आप डालोगे तो इसके जलीय विलयन में कौन से आयन देगा, ये सल्फेट आयन। ये तो सल्फेट आयन देगा ना, ये सल्फेट आयन में और इसमें टूट जाएगा। और आप जैसे इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये ब्रोमीन आयन और ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें टूट जाएगा। अब ये तो टेस्ट किसका देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, और ये टेस्ट किसका देगा, ब्रोमीन का। तो अलग अलग आयन का टेस्ट दे रहे हैं ना, ये सल्फेट का टेस्ट दे रहे हैं और ये ब्रोमीन का टेस्ट दे रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ये वॉयलेट कलर का हो जाता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का होता है, और ये हमारा क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग को इनका कॉम्प्लेक्स का जो देखते हैं तो कलर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये वॉयलेट कलर का होता है, ये आप लोग का रेड कलर का होता है। तो देखो इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया कि भी आप लोग क्या देखोगे कि इसके अंदर हमें नहीं पता, हमें अभी तो देखो हम लोग को ये इसमें तो पता है कि भाई यहाँ पे सल्फेट बाहर है। हमें जब प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि भाई सल्फेट बाहर है या ब्रोमीन बाहर है।
तो हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा क्या टेस्ट देता है। तो हम एक बार क्या लिया, हम लोगों ने जल भाई ये कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स मान लो जो भी हम लोगों ने मिलाया तब जो कॉम्प्लेक्स बना, उसमें वाटर मिलाया तो वॉयलेट कलर का हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस वॉयलेट कॉम्प्लेक्स पे एक बार हम लोग क्या डालेंगे, BaCl2। जब हमने इस वॉयलेट कलर पे BaCl2 डालते हैं तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट कलर का पीपीटी या व्हाइट श्वेत अवक्षेप हमें क्या होता है प्राप्त। अवक्षेप क्या होता है, देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे वो पूरा एकदम से जम जाता है, ठीक है ना, जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हम इसमें BaCl2 डालेंगे तो ये व्हाइट कलर का पूरी तरह से ये जम जाएगा, वॉयलेट से कैसा कलर का हो जाएगा, व्हाइट, और पूरी तरह से जम जाएगा, पीपीटी बन गया। अगर आपने इसी कॉम्प्लेक्स को, अगर आपने BaCl2 डाला तो हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी बन गया। इसका मतलब क्या बना लिया इसने, BaSO4। जब इसने BaCl2 से क्या बना लिया, BaSO4, इसका मतलब बाहर कौन सा आयन है, सल्फेट है। तो हमें पता चल गया बाहर कौन सा आयन बन रहा है, सल्फेट। ओके, अगर हमने इसी के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने AgNO3 डाला तो यहाँ पर AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, ठीक है, वॉयलेट कलर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बाहर वॉयलेट कलर वाले में बाहर कौन सा है, सल्फेट, क्योंकि व्हाइट पीपीटी बना रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा है, सल्फेट है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ये तो समझ आ गया होगा ना, मैं इसको रफ कर दूं। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारा रेड कलर वाला प्रेसिपिटेट। तो रेड कलर वाले प्रेसिपिटेट में भी यही दो करेंगे स्टेप। एक बार हमने BaCl2 डाला, तो BaCl2 जब आप डालोगे तो रेड कलर वाला कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि और जैसे आप AgNO3 डालोगे तो AgCl का येलो अवक्षेप हमें क्या होगा, मिलेगा, AgCl का, सॉरी AgBr का। जैसे आपने AgNO3 डाला तो हमें क्या मिलेगा, AgBr का। इसका मतलब इसके अंदर कौन बाहर है, बाहर आयंस में कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन आयन बाहर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब AgBr। तो इसका मतलब कौन है बाहर है, ब्रोमीन आयन बाहर है। तो इस प्रकार से क्या है, आयनन समावयवता दिया है। इसमें हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार सल्फेट अंदर था और ब्रोमीन बाहर, और एक बार क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ये ब्रोमीन अंदर चला जाएगा, सल्फेट बाहर। तो एक्सचेंज किसके बीच में हुआ है, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुई है, समावयवता संपन्न हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आयनन समावयवता। उसके बाद जो हमारी दूसरी समावयवता है वो आती है हमारी हाइड्रेट समावयवता। आयनन समावयवता समझ आ गई, एग्जाम्पल्स कराएगी। दूसरी हमारी है हाइड्रेट समावयवता। देखो हाइड्रेट का मतलब ही क्या होता है, जल। हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका मतलब क्या, जल के साथ क्रिया करते हैं। तो हाइड्रेट समावयवता के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो अंदर जो प्रेजेंट है, जो बॉक्स के अंदर होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, उसमें और बाहर में किन अणुओं का ट्रांसफर होता है, जल के अणुओं का। यानी जल के अणुओं क्या होते हैं, अदला बदली होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जल के अणु क्या होते हैं, ऐसे अंदर बाहर होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेट समावयवता के अंदर क्या करोगे आप, हाइड्रेट समावयवता के अंदर क्या करना है, जल के अणुओं का क्या करना है आपको, आदान प्रदान। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे कर लिया Cr, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर अंदर जो है वो जल है और बाहर हमारा है क्लोरीन आयन है। अब इसके अंदर जो समावयवी कैसे कैसे मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, CrH2O का 5, ठीक है, एक Cl क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक H2O बाहर जाएगा तो एक Cl क्या आएगा अंदर, तो दो Cl2 तो बाहर ही रहेंगे ना। तो एक हम लोग क्या चला गया, H2O बाहर चला गया। फिर एक और क्या बन सकता है, H2O4, एक और हम लोग वाटर बाहर निकालते हैं तो एक Cl को और लेके आएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, Cl2, ठीक है। तो ये बाहर क्या बचेगा, ओनली एक Cl, और क्या हो जाएगा 2H2O। तो इस प्रकार से ये हाइड्रेट समावयवता दिखा है।
तो यहाँ पर हाइड्रेट समावेयता के अंदर क्या दिखाना है आपको कि जल के अणुओं का कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनन स्फीयर में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, अब मुझे बता, यहाँ पे ये देखना, ये होगा आपका बैंगनी रंग का वायलेट रंग, और ये आपका होगा नीला हरा, और ये आपका होगा गहरा रंग। ठीक है, बैंगनी रंग का होगा, नीला हरा और गहरा हरा। अब देखो इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जल के अणु का मतलब ट्रांसफर हुआ है। तो इसको जैसे ही आप ये अपनी नोट्स में ऐड कर लेना, इसको जैसे ही आप H2SO4 के साथ में ट्रीट करते हो, H2SO4 की ड्रॉप्स डाल के देखते हो इस कॉम्प्लेक्स पे, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ वाटर, मतलब जल का क्षति नहीं होती। जल है ही नहीं बाहर, वाटर है ही नहीं बाहर, जल तो क्या अंदर है, तो जब वाटर है ही नहीं बाहर तो कहां से होगा, तो नो लॉस ऑफ वाटर, कोई लॉस नहीं होता वाटर का। लेकिन जैसे आप इसको ट्रीट करते हो H2SO4 के साथ में, तो लगभग 6% ऑफ वाटर क्या होता है, लॉस होता है। या फिर आप बोल सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल है बाहर, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, लॉस। तो ऐसे 1 मॉलिक्यूल वैसे तो मेजर प्रैक्टिकली तो होता नहीं, लेकिन जो उसका कुल वेट होता है उसका 6% क्या होता है, जब H2 क्या निकल जाता है, H2 का लॉस होता है। उसके बाद इसको जैसे ही आप H2SO4 डालोगे तो इसके अंदर इससे डबल हो गया, तो इसके अंदर 2 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर, या फिर हम लोग तो 6 का डबल भी कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हुआ क्या, यहाँ पे आपको हुआ क्या कि H2O का क्या हो रहा है, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर में एक्सचेंज हो रहा है। बिकॉज H2O को हम लोग हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं, H2 को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं, इसलिए इस समावेयता का नाम क्या है, हाइड्रेट समावेयता। ओके, तो 2 प्रकार की समावेयता हो गई, नेमिंग हो गई। नेक्स्ट जो हमारी 3-4 प्रकार की और समावेयता बचती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कल। इतने आप इनको समावेयता को अच्छे से कीजिए, इनकी एग्जाम्पल्स को भी पढ़िए, एग्जाम्पल्स की जो है वो आप लोगों को, क्योंकि देखो एग्जाम में आप कलर वगैरह और ऐसे इस टाइप से आप फ्लो चार्ट सा बना के आओगे, तो थ्योरी लिखने से बजाय अच्छा होता है कि हम लोग उस चीज को फ्लो चार्ट से समझा दें। उससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा होता है, ताकि कम टाइम के अंदर हम लोग ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप थ्योरी में लिखने बैठते कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बैंगनी रंग का होता है, जिसको H2SO4 के साथ ट्रीट करने के लिए वो कोई वाटर की लॉस नहीं दिखाता है। वही एक लाइन वो एग्जाम में पढ़ने से अच्छा है वो इस प्रकार से पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से अच्छे से इनको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। ओके।